नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर में स्वागत है। एज वी वर डूइंग एनडीए नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर फॉर द अगस्त अटेम्प्ट इन द अर्लियर थ्री पार्ट्स वी हैव कंप्लीटेड अप टू द क्वेश्चन नंबर 70. So today we will start from the question number 71 in this video. As per question number 71, which is saying about which of the following combination of the theorems and their subjects are correctly matched. आप लोग देख रहे हो कि इकोनॉमिक्स के थ्योरम दिए गए हैं और उनके सामने इकोनॉमिस्ट का नेम दिया हुआ है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो हम लोग चेक करते हैं। आप लोग देखोगे ऑप्शन ए कह रहा है कि मोदी गिलियानी मिलर थ्योरम प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द रियल रिटर्न टू फैक्टर। ये क्या होगा? इनकरेक्ट होगा, बिकॉज मोदी गिलियानी मिलर थ्योरम इज रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर। ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, पूंजीगत संरचना से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट होगा। दूसरा बी कह रहा है कि डॉर्फमैन स्टीनर थ्योरम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। यस, इट इज ए करेक्ट, because Dorfman-Steiner theorem states it tells about optimal advertisement expenditure. Dorfman-Steiner theorem tells about optimal advertisement expenditure. What optimal advertisement expenditure tells about? Optimal advertisement expenditure tells about optimal advertisement expenditure. What it tells about? It tells about expenditure to sell ratio. मतलब कोई कंपनीज या फर्म या कोई एंटरप्रेन्योर वो अपने किसी प्रोडक्ट का कितना एडवर्टीजमेंट के लिए एक्सपेंडिचर कर रहा है और उससे उसके प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हो रही है, ये इसका जो रेशियो है वो आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो है, ये स्टीनर थ्योरम, डॉर्फमैन स्टीनर थ्योरम का जो है ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ये आपको बताता है कि कोई कंपनीज है या कोई फर्म है अपने प्रोडक्ट का वो कितना एडवर्टीजमेंट कर रही है, उससे उसके कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। ठीक है। तीसरा सी आप लोग देखोगे एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम अबाउट सोशल चॉइस। यस, इट इज आल्सो करेक्ट। What impossibility theorem tells about? अब हम थोड़ा सा impossibility theorem को जान लेते हैं कि impossibility एरोज का impossibility theorem क्या कहता है। It tells about no voting system can satisfy all desirable properties simultaneously. ठीक है। एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम जो है आपका क्या कहता है कि नो वोटिंग सिस्टम कैन सेटिस्फाई ऑल डिजायरेबल प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली। ठीक है। डी आप लोग देखोगे स्टॉल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम कैपिटल स्ट्रक्चर। इट इज इनकरेक्ट बिकॉज स्टॉल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम टेल्स अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड। It tells about the international trade and factor prices। जैसा कि आप लोग इंटरनेशनल ट्रेड की जब थ्योरीज पढ़ते हो तो स्टॉल्पर-सैमुअल्सन, रेवेंस्कीज थ्योरम, ठीक है, मेंडलर पैराडॉक्स, ये आप लोग जब मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें आप लोग देखे होंगे तो ये स्टॉल्पर-सैमुअल्सन इट इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड एंड फैक्टर प्राइसेज। ठीक है। तो इसलिए क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर आपका ए के लिए है, मोदी गिलानी एंड मिलर थ्योरम के लिए, इसलिए डी क्या होगा? आपका इनकरेक्ट होगा। फिशर सेपरेशन थ्योरम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिवेशन। यस, इट इज आल्सो करेक्ट। आप लोग देखोगे प्रॉफिट जो है फिशर्स का सेपरेशन थ्योरम क्या कहता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। It tells about separation
इन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड फिशर सेपरेशन थ्योरम जो है आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिवेशन के लिए है। तो ये सेपरेशन कहता है, इट इज सेपरेशन बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड द फिनेंशियल डिसीजन। फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आप लोग देखोगे जो मोदी-गिलानी मिलर का थ्योरम कैपिटल स्ट्रक्चर है, तो इसलिए आपका ए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। डॉर्फमैन स्टीनर थ्योरम जो कि आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, ये आपका क्या होगा, सही है। ठीक है। सी आपका एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम सोशल चॉइस, यस इट इज आल्सो करेक्ट, ये आपका इनकरेक्ट, ये आपका करेक्ट। डॉर्फमैन एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम सोशल चॉइस, यस इट इज आल्सो करेक्ट। स्टॉपर्स एमुलेशन थ्योरम कैपिटल स्ट्रक्चर, नो इट इज इनकरेक्ट। फिशर सेपरेशन थ्योरम कि जो कि आपका इन्वेस्टमेंट की बात करता है, ये सेपरेशन करता है, सेपरेशन इन बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो आपका ए, बी, सी और ई आप लोग देखोगे बी, सी एंड ई इज राइट। बी, सी, ई इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या होंगे, इसके सही होंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन का आप लोग हिंदी में एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। मोदी-गिलानी मिलर प्रमेय माल की कीमत, वस्तु की कीमत और कारक वास्तविक रिटर्न। डॉर्फमैन स्टीनर प्रमेय आपका विज्ञापन व्यय। एरो की असंभाव्यता प्रमेय सामाजिक विकल्प। स्टॉपर्स एमुलेशन प्रमेय पूंजी संरचना। ठीक है। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बीसीई है। इसको आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 को देखते हैं। द राइज इन द नॉमिनल स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई, मनी कॉजेज कह रहा है राइज इन द नॉमिनल स्टॉक। अब आप लोग देखोगे इंक्रीज इन द मनी सप्लाई जब होगा तो क्या होगा, नॉमिनल इंक्रीज इन द मनी सप्लाई विल कॉज reduce in the nominal rate of interest। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड विल कॉज इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम रियल इनकम। ठीक है। तो आप लोग इसमें ऑप्शंस को देखोगे, जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, मनी सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा तो बोरोइंग और स्पेंडिंग बढ़ जाएगा। जो है बोरोइंग कम रेट ऑफ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरोइंग मिलने लगेगी। जब बोरोइंग मिलेगी तो लोग क्या करेंगे, स्पेंड करने लगेंगे, खर्च करेंगे। जब खर्च करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम रियल इनकम। तो आप लोग ऑप्शंस को देखोगे, ऑप्शंस को अगर हम लोग चेक करते हैं, ऑप्शन को देखोगे an increase in the equilibrium nominal interest rate and decrease in the equilibrium real income, no it is incorrect। a reduction in the equilibrium nominal interest rate, a reduction in the equilibrium nominal interest rate, yes it is a correct। and increase in the equilibrium real income, yes it is a correct। reduction in the equilibrium nominal interest rate and decrease in the equilibrium real income, no। an increase in the equilibrium nominal interest rate, an increase नहीं होगा। जब मनी सप्लाई होगा तो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। मुद्रा के नाम मात्र स्टॉक में वृद्धि का कारण बनता है संतुलन नाम मात्र ब्याज दर में कमी और संतुलन वास्तविक आय में वृद्धि। ऑप्शन सेकंड विल बी राइट। ठीक है। इसको आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर जो है एनटीए ने इनकरेक्ट दिया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हो। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द बिलो। आप लोग देखोगे व्हेन प्राइस कंजम्पशन कर्व पीसीसी फॉर ए गुड इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये आप लोग देखोगे, ये कह रहा है पैरेलल टू द, ये आपका पीसीसी है, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। डिमांड कर्व फॉर द गुड इज यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक आपका कब होता है, जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक डिमांड कर्व होता है। पीसीसी अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होता
ये ऐसे होता तब आपका जो है यूनिटरी इलास्टिक होता, लेकिन ये पैरेलल है तो ये नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो होगा इनकरेक्ट होगा। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन ऑप्शन बी देखोगे आप लोग, जब आपका पीसीसी जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होता तो आपका यूनिटरी इलास्टिक होता, लेकिन ये पैरेलल लिखा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, आउटपुट एक्सिस के आपके हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल है, तो ये आपका जो है वन के इक्वल नहीं होगा, इसलिए आपका यूनिटरी इलास्टिक नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा में आप लोग देखोगे, ये गिवन है log d इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा log y प्लस लेमडा log p। कह रहा है द इलास्टिसिटी ऑफ log d विद रिस्पेक्ट टू log p, log d का log p के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें d log d एंड log p के रिस्पेक्ट में आप लोग करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और log p के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपका केवल क्या बचेगा, गामा बचेगा। ठीक है, तो कह रहा है log p इज गामा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी को देखोगे द कंडीशन फॉर द स्टेबिलिटी सिंपल कंसेंट सिस्टम इज 0 to 1। आप लोग देखे हो कि जब इनकम इंक्रीज करता है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है 0 से ग्रेटर 1 से बिलो होता है, तो 0 to 1 के बीच में लाई करता है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप लोग जब देखते हो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होता है तो फिक्स्ड कॉस्ट कर्व नहीं होता है, वो आपका एएफसी होता है। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो है आप लोग देखते हो, कह रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो टीएफसी है आपका, टीएफसी को बोला है टोटल फिक्स्ड कर्व जो है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ये आपका एएफसी होता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी एंड सी इज करेक्ट, और बी एंड सी कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आप लोग देखोगे ए एंड सी दिया है, कोई भी ऑप्शन आपका बी एंड सी नहीं दिया है, इसलिए इसके सारे ऑप्शंस क्या है, इनकरेक्ट है। ये आंसर एनटीए ने गलत दिया हुआ है ऑप्शन सी, इसको नंबर सबको अवार्ड होना चाहिए था, लेकिन उसने ए एंड सी को लिया है। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हो। ये ऑप्शंस क्या है, इनकरेक्ट हैं। जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट कर्व नहीं होता है, ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होता है, ये आपका एएफसी होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एएफसी होता है, आप लोग देखते हो एएफसी होता है, फिर ये आपका ये एबीसी होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका एसी जो है थोड़ा सा राइटवर्ड, इसका मिनिमम पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, और इनके सबके मिनिमम पॉइंट से जो आपका जाता है वो आपका क्या होता है, एमसी होता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है। ठीक है, तो आप लोग देखोगे ये द फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये फिक्स्ड कॉस्ट कर्व नहीं होगा, एएफसी होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, तब ये सही होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसके इनकरेक्ट है। इसका हिंदी में क्वेश्चन का ट्रांसलेशन ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी एंड सी, और ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप हम लोग देखते हैं। एस्टिमेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इन द प्रेजेंस ऑफ हाई बट नॉट परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी मे रिजल्ट इन ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट। कह रहा है कि मल्टीकोलिनियरिटी प्रेजेंट है तो उसकी इसमें क्या होगा, in the presence of multicollinearity there would be high confidence interval for the estimates। ठीक है, दूसरा क्या होगा, हाई आर स्क्वायर, हाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स होगा। ठीक है, ये आपका थर्ड क्या होगा, एस्टिमेटेड बायस्ड होगा।
आप लोग देखोगे जब ये कह रहा है कि मल्टी कोलिनियरिटी प्रेजेंट होता है तो इसमें क्या होगा, हाई कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द एस्टिमेट। यहाँ पे क्या होगा आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द एस्टिमेट्स क्या होगा, ये हाई होगा। तो ऑप्शन ए आपका होगा। ऑलमोस्ट ऑल द एस्टिमेट्स आर स्टैटिकली सिग्निफिकेंट, ये नहीं होगा। हाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स क्या होगा, ज्यादा होंगे। एस्टिमेटेड्स आर ब्लू, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर आप लोग पढ़ते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब मल्टी कोलिनियरिटी प्रेजेंट होगी तो एस्टिमेट्स आर ब्लू, यहाँ पे क्या होंगे, बायस्ड एस्टिमेट होंगे। तो इसलिए जो है आपका ये भी होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑलमोस्ट ऑल द एस्टिमेट्स आर स्टैटिकली सिग्निफिकेंट। ऑप्शन इसका सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ये हाई आर स्क्वायर कोरिलेशन आप लोग देखोगे बिटवीन द वेरिएबल्स होगा। आपके जो जब मल्टी कोलिनियरिटी जब प्रेजेंट होता है तो आपके जो एस्टिमेट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वो बायस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो है ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन 4 एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन आपका सेकंड एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा, हाई कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द एस्टिमेट्स। ठीक है, ये आपके एस्टिमेट आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट ऑल द एस्टिमेट्स आर स्टैटिकली सिग्निफिकेंट। ऑप्शन सेकंड विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द यूपीआई सिस्टम इन द इंडिया इन विच ईयर। कह रहा है कि भारत में यूपीआई सिस्टम किस संगठन ने विकास किया और किस वर्ष में किया। यूपीआई आप लोग जानते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म जो है यूपीआई का है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और 2016 में इसको जो है एनपीसीएल, ठीक है, एनपीसीएल ने इसको 2016 में इसको डेवलप्ड किया था। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड, तो आपका जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को एनपीसीएल, ठीक है, 2016 में। तो इसका ऑप्शन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, एनपीसीएल जो है आपका 2016 में जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो लॉन्च हुआ था, तो ये एनपीसीएल ने लॉन्च किया था। इसको आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020-23 आउट ऑफ द टोटल 193 कंट्रीज included under the human development index, in which of the following groups of maximum number of countries have been classified on the basis of their human development index value। इसको आप लोग देखोगे, इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीज हैं आपके वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले सूचकांक में सबसे ज्यादा है, जिसकी वैल्यू 0.880 से एबव होती है वेरी हाई डेवलपमेंट वाले में। इसमें नियर अबाउट 2023-24 का डेटा करोगे तो इसमें 69 कंट्रीज लाई करती हैं, 69 कंट्रीज। ठीक है, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट ये नहीं होगा, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा, लो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा। तो आप राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसका आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग देखोगे कंट्रीज रैंक फ्रॉम 1 to 69 2022, ये जो 22 का है 23 में पब्लिश हुआ था, 23-24 में आर डिजाइन वेरी हाई एचडीआई, दोज रैंक फ्रॉम 70 to 180। आप लोग देखोगे 169 कंट्रीज हैं इसमें जो वेरी हाई में है, दोज रैंक फ्रॉम 72, इसमें आप लोग देखोगे वेरी हाई में आपके 69 कंट्रीज हैं। हाई में आपके जो है 70 to 118, मतलब आपके 48 कंट्रीज हैं। ठीक है, और आपके मीडियम एचडीआई वाले में आपके हैं 119 to 159, मतलब आपके 14 कंट्रीज। और फिर आपके लोग में कितने हैं 160 to 193, मतलब आपके 33 कंट्रीज हैं। ठीक है, ये वेरी हाई वाले में 69 है, हाई वाले में 48 हैं, मीडियम वाले में 40 हैं और लो वाले में 33 हैं। आप लोग देखोगे ये वैल्यू जो है एचडीआई का वेरी हाई के लिए 0.800 है,
और हाई के लिए 0.700 टू 0.799 के बीच में लाई करता है। मीडियम के लिए 0.550 टू 0.699 के बीच में लाई करता है। बिलो 0.550 के वाले जो लो में आते हैं, इसका सोर्स ये है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 को आप लोग देखोगे, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन द टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। आप लोग देखोगे ये ऑप्शंस में इसके मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं, इसमें फाइंड आउट करना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लोवेस्ट टू हाईएस्ट के ऑर्डर में अरेंज करना है। ये आप लोग देखोगे a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। तीनों के तीनों एलिमेंट्स आपके क्या है? पॉजिटिव है। a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। So now we will have to check increasing order of the options। आप लोग देखोगे y is equal to e पे पावर a है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? y is equal to e पे पावर a प्लस bx है, मतलब e पे पावर a इसमें भी है, e पे पावर a इसमें भी है, प्लस एडिशनल इसमें bx है। c को आप लोग देखोगे y इक्वल टू e पे पावर a प्लस b बाई एक्स, क्योंकि a b एंड x तीनों क्या है? आपके पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये भी आप लोग देखोगे e पावर a है प्लस इसमें एडिशनल है b बाई एक्स है। फोर्थ आपका क्या है? y इज इक्वल टू e पावर a माइनस b बाई एक्स। यहां भी आप लोग देखोगे e पावर a है लेकिन माइनस किया गया है, माइनस किया गया है b बाई एक्स को। ठीक है, और फिफ्थ आपका क्या है? y इज इक्वल टू e पावर a प्लस 2bx। तो आप लोग यहाँ इसको ऑप्शंस को देखोगे तो इसमें जहां माइनस किया जा रहा है, क्योंकि e पावर 8 सब में कॉमन है, e पावर a सब में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे आप लोग जो डी वाला ऑप्शन है उसमें आप लोग देखोगे a माइनस बी एक्स किया गया है, और ये बी एक्स और ये तीनों क्या है? पॉजिटिव है, तो कुछ माइनस किया जा रहा है। तो ये मतलब केवल यही एक ऑप्शन है जिसमें से माइनस किया जा रहा है और बाकी सब में प्लस किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, डी के बाद आप लोग देखोगे कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। डी का ये आपका सबसे ग्रेटर होगा, a प्लस 2bx है, तो सबसे लास्ट में हम लोग क्या रखेंगे? यहाँ पे सबसे लास्ट में रखेंगे e। ठीक है, अब इनके बीच में देखेंगे d और e के बीच में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, ये आपका एलिमिनेट हो गया, ये आपका एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे देखोगे y इक्वल टू e पे पावर a है, e पावर a प्लस बी एक्स है, y पावर e पावर a प्लस b बाई एक्स है। तो ये दोनों देखोगे यहाँ पे डिवीजन है, तो डिवीजन है तो इसके मतलब पहले ये आएगा फिर ये आएगा, लेकिन उन सबसे पहले क्या आएगा? e पावर a आएगा, क्योंकि e पावर a केवल सिंगल टर्म है, यहाँ पे कुछ प्लस माइनस नहीं है, प्लस करके कुछ नहीं है। तो यहाँ पे d के बाद हम लोग रखेंगे क्या? a से बड़ा क्या होगा आपका? a से बड़ा आपका क्या होगा? da है, dae। उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पे प्लस bx है, ये अभी आपका ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया। अब आप लोग देखोगे b एंड c है, e पे पावर a प्लस बी एक्स है, e पे पावर a प्लस b बाई एक्स है। यहाँ पे डिवीजन है, जब डिवीजन है तो मतलब ये छोटा हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या है? डिवीजन नहीं है, b का x से मल्टीप्लीकेशन है, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? c आ जाएगा, c आ जाएगा, c के बाद क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। तो ये आपके ऑर्डर हो जाएंगे, सबसे ग्रेटर होगा आपका e, सबसे स्मॉलेस्ट होगा d। तो डी ई ए सी बी, डी ए सी बी आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये आप लोग देखोगे मैचिंग वाला है, मैचिंग वाले क्वेश्चन इस बार के एनटीए के पेपर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, मैचिंग और क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे लेबर कैपिटल रेशियो है, पुंज श्रम अनुपात। लेबर कैपिटल रेशियो क्या होता है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लेबर पर यूनिट ऑफ कैपिटल, द अमाउंट ऑफ लेबर पर यूनिट ऑफ कैपिटल इज यूज्ड। तो आपका ए का क्या हो जाएगा? थर्ड, ए का हो जाएगा थर्ड। लेबर इंटेंसिव कमोडिटी। अब आप लोग अगर ऑप्शंस को देखोगे तो यहाँ पे किसी में एक में थर्ड नहीं है, आपका देखोगे एलिमिनेट कर सकते हो आप लोग। बी भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, थर्ड भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का आपका क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। बी का क्या है? लेबर इंटेंसिव कमोडिटी, द कमोडिटी विद द लोअर कैपिटल लेबर रेशियो। लेबर इंटेंसिव है मतलब कैपिटल आपका कम यूज कर रहा है और लेबर ज्यादा यूज कर रहा है। ठीक है, लेबर कैपिटल रेशियो
लेबर, तीसरा क्या है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। सी का आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिटरमाइन द एक्सक्लूसिवली फ्रॉम इट्स लेबर कंटेंट, ठीक है। और लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस, लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होता है, आप लोग जानते हो कि हैरोल्ड का लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस होता है, उसको क्या होता है, उसको हम लोग कर लेते हैं। तो इसको, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन से आप लोग देखोगे, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट ऑप्शन। लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस की बात है तो हम लोग लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस को हम लोग देख लेते हैं। 3 तरीके के टेक्निकल प्रोग्रेस की बात की गई है, आप लोग जानते हो 3 तरीके की टेक्निकल प्रोग्रेस की बात की गई है। पहला आपका आता है हिग्स का न्यूट्रल टेक्निकल चेंज, दूसरा आपका आता है हैरोल्ड, इसको बोलते हैं लेबर सेविंग और लेबर आर्गुमेंटिंग, या इसी को बोला जाता है कैपिटल बायस। और थर्ड आपका आता है सोलो का, सोलो का कैपिटल सेविंग, या इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल आर्गुमेंटिंग, या इसी को बोला जाता है लेबर बायस। अब आप लोग, अब इसको जब देखा जाता है तो इसमें क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जो हिग्स का न्यूट्रल टेक्निकल चेंज है, इसमें कहा जाता है कि ये आपका होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू MRTS इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका होता है हिग्स का न्यूट्रल टेक्निकल चेंज, मतलब बिफोर एंड आफ्टर द टेक्निकल प्रोग्रेस द कैपिटल एंड लेबर रेशियो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विल बी इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, लेबर फॉर कैपिटल इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। दूसरा आपका होता है हैरोल्ड लेबर सेविंग, हैरोल्ड का लेबर सेविंग है, इसमें कहा जाता है एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ प्रॉफिट, कांस्टेंट रेट ऑफ प्रॉफिट, कांस्टेंट रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैपिटल आउटपुट रेशियो, विल रिमेन अनचेंज्ड। ये आपका होता है हैरोल्ड का लेबर सेविंग टेक्निकल चेंज। इसमें क्या होता है, आप लोग उसको हम लोग फिगर के थ्रू करते हैं। ये आपका हो गया लेबर, ये आपका हो गया कैपिटल, ठीक है, ये आपका आइसोक्वांट्स हो गया। ये कह रहा है हैरोल्ड का लेबर सेविंग होता है, लेबर सेविंग का मतलब यहां पे आप लोग देखोगे सेम लेवल ऑफ आउटपुट को, सेम लेवल ऑफ आउटपुट, या आइसोक्वांट्स हैं सेम, आप लोग आइसोक्वांट्स हैं, आप लोग देखोगे यहाँ सेम अमाउंट ऑफ, यहाँ पे L2 टू L1 अमाउंट ऑफ लेबर को कम किया गया है। और ये आपका क्या है, हैरोल्ड का लेबर सेविंग। इसमें यहां ये कहता है कि यहाँ पे कैपिटल जो होता है, कैपिटल इज मोर इफिशियंट
राइट नाउ यहाँ पे कैपिटल जो है आपका पूंजी जो है बहुत ही ज्यादा क्या है इफिशियंट हो गया है, जिससे कैप उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, जिससे अमाउंट ऑफ लेबर को डिक्रीज किया गया है। L2 था, L2 पहले एम्प्लॉयड था, नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड जो थे L2 थे, कैपिटल की एफिशिएंसी बढ़ गई है तो अमाउंट ऑफ लेबर को डिक्रीज किया गया है। L2 to L1 लाया गया है सेम लेवल ऑफ आउटपुट के लिए। यहाँ पे देखो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, सेम लेवल ऑफ आउटपुट को गेन करने के लिए अमाउंट ऑफ लेबर को डिक्रीज किया गया है। यही आपका हैरट का लेबर सेविंग कहता है, लेबर को बचाओ, लेबर को कम करो। लेबर सेविंग टेक्निकल चेंज आपका है, लेबर सेविंग, लेबर आर्गुमेंटिंग या कैपिटल वाइज टेक्निकल चेंज बताता है। तीसरा आपका जो है सोलो का जो है आप लोग देखोगे, सोलो का कैपिटल सेविंग या कैपिटल आर्गुमेंटिंग या लेबर बायस है। उसमें कहा जाता है कि एट ए कांस्टेंट वेज रेट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर लेबर आउटपुट रेशियो विल रिमेन्स अनचेंज्ड इज नोन एज द सोलो कैपिटल सेविंग। उसमें क्या होता है, वहां पे आप लोग देखोगे यहाँ पे कैपिटल मोर इफिशियंट था, सोलो का न्यूट्रल टेक्निकल चेंज में कैपिटल मोर इफिशियंट हो जाएगा। इसमें है एट अ कांस्टेंट वेज रेट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर लेबर आउटपुट रेशियो will remain unchanged and इसका डायग्राम कैसे बनेगा उसको हम लोग देख लेते हैं कि जो सोलो का जो न्यूट्रल टेक्निकल चेंज है, जो कि आपका जो है कैपिटल सेविंग की बात करता है, कैसे होता है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे अमाउंट ऑफ लेबर्स है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे अमाउंट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। ये आप लोग देखोगे, ये आपका आइसोकॉन्स है, यहाँ पे यूनिट ऑफ ये प्रोडक्शन हो रहा है, ये आपका नंबर ऑफ लेबर्स है, यूनिट्स ऑफ लेबर्स है, यूनिट्स ऑफ कैपिटल है। तो सोलो का जो न्यूट्रल टेक्निकल चेंज है उसमें कह रहा है कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट को गेन करने के लिए अमाउंट ऑफ कैपिटल को क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। यहां पे आप लोग देखोगे नंबर ऑफ लेबर सेम लेबर ऑफ, यहां पे क्या हो गया, लेबर जो हो गया है आपका इस कंडीशन पे लेबर इज मोर इफिशियंट देन अर्लियर राइट नाउ। लेबर जो है अधिक ही क्या है, समृद्धवान है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। यहां पे है लेबर इज मोर इफिशियंट, ये आपका क्या है, सोलो का न्यूट्रल टेक्निकल चेंज है जो कि कैपिटल सेविंग की बात करता है। यहां पे देखो आप कैपिटल सेविंग की बात कर रहा है, यहां पे आपका K2 था, इसको डिक्रीज करके K1 पे लाया गया है क्योंकि लेबर क्या है, मोर इफिशियंट है। ये आपका सोलो का जो है न्यूट्रल टेक्निकल चेंज कहता है, जो कि आपका कैपिटल सेविंग की बात करता है। आप लोगों को थोड़ा सा एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दिया गया कि एग्जाम में अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको सही कर ले जाओ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आप लोग देखोगे नेस इक्विलिब्रियम गेम थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द कौन सा नेस संतुलन है। अब आप लोगों को मैंने अभी गेम थ्योरी का एक जो है डेमो लेक्चर्स आप लोगों को इकोनॉमिक इक्वलाइजर के होम पेज पे आप लोगों को मिल जाएगा, जहां पे बताया गया है। उसमें आप लोग जाकर देखोगे तो नेस इक्विलिब्रियम को डिफाइन भी किया गया है कि व्हाट इज द नेस इक्विलिब्रियम। तो हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में फिर से थोड़ा जान लेते हैं। नेस इक्विलिब्रियम क्या कहता है, if I am doing my best,
you do what you like. If you are doing your best, I do what I like. ये इसका स्टेटमेंट है नेस इक्विलिब्रियम का, कि इसमें नेस इक्विलिब्रियम वहां डिटरमाइन होता है जहां पे स्ट्रेटजी क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। आप लोग जाकर देख सकते हो उसको, कंप्लीट नेस इक्विलिब्रियम गेम थ्योरी पे आप लोगों को इकोनॉमिक इक्वलाइजर के होम पेज पे मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हो कि क्या होता है नेस इक्विलिब्रियम। नेस इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कहां डिटरमाइन होता है, if strategy followed by both the firm is reversible, then Nash equilibrium would take place। तो क्या होगा, Nash equilibrium होगा। अब यहाँ पे हम लोग इसमें स्ट्रेटजी को देख लेते हैं गेम्स के। यहां आप लोग देखोगे, अगर मान लो हम लोग चेक करते हैं, अगर प्लेयर ए को चेक करते हैं, ये आपका प्लेयर 1 है, ये आपका प्लेयर 2 है, ठीक है। प्लेयर 1 की A1, अगर P जो है आपका अपना स्ट्रेटजी A1 को फॉलो करता है, तो B के पास 3 स्ट्रेटजी है, B1 B2 B3। अब इसमें से ये अपना सबसे बेस्ट चलेगा, तो आप लोग B1 में देखोगे 2 है, B2 में देखोगे 1 है, B3 में 0 है, तो इसकी सबसे बेस्ट क्या है, B1 है, ठीक है। B1 हो गया, ठीक है। A1 B फॉलोज B1। अब B को हम लोग पहले कहते हैं, प्लेयर 2 को पहले फॉलो करने के लिए, अगर B B1 को फॉलो करता है तो A अगर A1 चलेगा तो प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाएगा, तो नेस इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो जाएगा। तो हम लोग चेक करते हैं ये फॉलो करता है कि नहीं। B अगर B1 प्ले करता है तो A के पास 3 स्ट्रेटजी है, A1 A2 एंड A3। A1 में 4 है, A2 में 3 है, A3 में 5 है, तो A अपना चलेगा स्ट्रेटजी A3। यहाँ पे आप लोग देखोगे प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, यहाँ A1 है, A3 है, यहाँ B1 B1 है, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरी स्ट्रेटजी को लेके देखते हैं। और आप लोग वीडियो लेक्चर्स को देखते हो तो लाइक भी किया करो, क्योंकि लाइक एक इंसेंटिव के रूप में वर्क करता है। तो आप लोग एटलीस्ट कम से कम लाइक तो किया कर ही दिया करो, ठीक है। और रेगुलर बैचेज चल रहे हैं एनटीए नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी लेक्चरर के लिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो। अब हम लोग अगर एक की स्ट्रेटजी A2 फॉलो करता है, प्लेयर A जो है A2 फॉलो करता है, तो B के पास 3 ऑप्शंस हैं। फिर इसमें आप लोग देखोगे B जो है अपना कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करेगा, B फॉलो करेगा आपका B1, ठीक है। और B अगर B को हम लोग पहले प्ले करने के लिए बोले, तो अगर B B1 चलता है तो A के पास कौन सी स्ट्रेटजी बचेगी, A के पास 3 स्ट्रेटजी है, तो A चलेगा A2। आप लोग देखोगे A ने चला A2, तो B के पास 3 स्ट्रेटजी है, B1 B2 B3। तो इसमें आप लोग देखोगे ये B1 है, B2 है, B3 है, तो ये चलेगा B1। अब अगर B को पहले कहा जाए तो B अगर B1 चलता है, B अगर B1 चलता है तो A के पास 3 स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो A चलेगा कौन सा, A के पास 3 स्ट्रेटजी है, तो A चलेगा अपना A3। A चलेगा कौन सा, A3। यहां पे फिर देखो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हुआ, कट हो गया, ठीक है। अब अगर ये चलता है A3, प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए, मतलब A2 है तो यहां भी A2 आना चाहिए। यहां पे आप लोग देखो B1 है, यहां भी B1 होना चाहिए, तो इसके लिए तो है B के लिए, लेकिन A के लिए स्ट्रेटजी आप लोग देखो सेम नहीं है। यहां भी A1 A3 था, यहां भी A2 A3 है, ठीक है। तो ये सेम नहीं है, इसलिए प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल जहां पे होगा वहां पे नेस इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो जाएगा। अगर प्लेयर A3 चलता है, A अगर A3 फॉलो करता है स्ट्रेटजी को, तो B के पास 3 ऑप्शंस हैं, B1 B2 B3।
तो B1 B2 B3 में ये अपना कौन सा स्टडी चलेगा, A3 चलता है, तो B के पास 3 ऑप्शन है, B1 B2 B3, देन B विल B कौन सा चलेगा, B विल फॉलो B2, ठीक है। अब अगर B को पहले कहा जाए, अगर B B2 चलता है तो A के पास 3 स्टेट दिए हैं, A1 A2 A3, तो A फॉलो करेगा कौन सा, A3। तो यहां आप लोग देखोगे A3 B2 ये स्ट्रेटजी क्या है, रिवर्सिबल है। तो आपका जो है नेक्स्ट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो जाएगा कौन से पॉइंट पे, A3 एंड B2, A3 एंड B2, ये आपका नेक्स्ट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा। यहां से आप लोग देख सकते हो A3 B2 की वैल्यू क्या है, 4 4, A3 B2 की वैल्यू कौन सी है, ये है 4 4, ये देखो A3 और ये क्या है B2, ठीक है। तो आप लोग देखोगे A3 B2 में प्रोसेस रिवर्सिबल है, मतलब A3 यहां भी है, A3 यहां भी है, B2 यहां भी है, B2 यहां भी है। तो इसलिए क्या होगा, इसमें ऑप्शंस में आप लोग देखोगे A3 B2 कौन सा है, A3 B2 ये है, ये क्रॉस हो जाएगा, A3 B2 ये क्रॉस हो जाएगा, A3 B2 इसमें है 4 4, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखोगे, यू हैव कैरिड out a regression analysis, but after thinking about the relationship between the two variables, you have decided that you must swap the explanatory and response variables. ये y इक्वल टू, यहां पे आप लोग देखो β0 β1 x, ये आपका क्या होता है, ये आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स है, ठीक है। और ये आपका क्या है, रिस्पॉन्स वेरिएबल। ये आपका एरर टर्म्स है, ये आपका फिक्स्ड कोफिशिएंट है, ठीक है, ये आपका कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे अगर उसको स्वैप कर दिया जा रहा है, β1 को कह रहा है एक्सप्लेनेटरी एंड रिस्पॉन्स वेरिएबल्स को स्वैप कर दिया जा रहा है, इंटरचेंज कर दिया जा रहा है। आफ्टर रीफिटिंग द रिग्रेशन मॉडल टू अ डेटा, यू एक्सपेक्ट दैट, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, रिग्रेशन मॉडल टू द डेटा, you expect that the value of the correlation will change, no, the sign of the slope will change, no, the value of coefficient of determination will change, no, the value of ऐसी sum of squared error will change, yes। क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्ड क्या होगा, जब आप इंटरचेंज करते हो, यहां पे आप लोग देखो तो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर में जब क्या करोगे आप लोग, जब चेंज करोगे तो जो आपका डिपेंडेंट, ये आपके कौन से हैं, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ये आपका कौन सा है, रिस्पॉन्स वेरिएबल, या ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपके कौन से हैं, ये आपका है कांस्टेंट टर्म, β1 आपका क्या है, कोफिशिएंट, ठीक है। ये आपका कौन सा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, और ये आपका क्या है, एरर टर्म, ठीक है। तो आप लोग देखोगे जब इंटरचेंज कर दोगे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को रिस्पॉन्स वेरिएबल से, तो जो आर स्क्वायर होता है, ये आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल को कितने परसेंटेज डिफाइन कर पाता है, जो आपका आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बताता है। तो इसमें आप लोग देखोगे द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन विल चेंज,
ये क्या होगा, ये भी चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन एनटीए ने जब आप लोग देखोगे ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें ए बी सी बी सी, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें इसका राइट ऑप्शन 3 एंड 4 दोनों होना चाहिए, लेकिन एनटीए ने इसका राइट ऑप्शन 4 को माना है। द वैल्यू ऑफ एसएससी सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर विल चेंज, जो कि क्या होगा जब रिस्पॉन्स वेरिएबल को आप एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ स्वैप कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो, तो हो सकता है जो मॉडल उसमें आप अप्लाई करोगे वो मॉडल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसमें मॉडल क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 होगा इसका, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन थर्ड भी इसका सी एंड डी दोनों हो सकते हैं, इसको आप लोग देख सकते हो। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल नॉट चेंज, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ and direction of the linear relationship between two variables, and it does not depend on the which variable is considered explanatory or response. The sign of the slope will not change. The slope of the regression line is determined by the relationship between the variables, not by which one is the considered explanatory response. The values of coefficient of determination r square will not change, as r square measure the proportion of the variance in the response variable that is explained by the explanatory variable regardless of the direction of the relationship, ठीक है। The value of SSE sum of squared error will change. SSE is dependent on the model and the swapping the variables result in the different model, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे फिर मैचिंग आ गया। ट्रेवल कॉस्ट मेथड, ट्रेवल कॉस्ट मेथड कौन सा होता है, एनवायरमेंटल वैल्यूएशन के लिए होता है, ऑप्शन नंबर 4। स्टर्न रिव्यू क्या होता है आपका, ब्रडलैंड कमीशन रिपोर्ट किसके लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए है, तो ये थर्ड हो जाएगा। ए का फोर्थ, सी का थर्ड। ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है आपका क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। तो आपका जो सी है, सी का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ब्रडलैंड कमीशन रिपोर्ट इसका कौन सा हो जाएगा आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यूजर कॉस्ट क्या होता है, यूजर कॉस्ट आपका होता है एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के लिए, आपका हो जाएगा सेकंड, ठीक है। स्टर्न रिव्यू क्या है आपका, क्लाइमेट चेंज के लिए, तो ये आपका कौन सा है, थर्ड। तो आप लोग इसको मैच करोगे, ट्रेवल कॉस्ट मेथड ए का 4, बी का थर्ड, ए का 4, बी का थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट, ठीक है। इसको आप लोग चेक कर सकते हो, राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर द टू इवेंट सच एज पी नॉट ए इज गिवन 0.4, ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन 0.2, then P A intersection not B. We have to find out P intersection not B. ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका फार्मूला आप लोग जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो तो इसमें आप लोग देखे होगे तो फार्मूला यूज किया जाता है जिसके थ्रू सॉल्व करेंगे हम लोग। ये होता है P A is not B is equal to P A minus P ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब पी हम लोग की वैल्यू नहीं गिवन है, पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी नॉट ए, पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी नॉट ए। इसको आप लोग जब वैल्यू पुट आउट करोगे, पी ए की वैल्यू गिवन है 0.4, तो 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6 आ जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम लोग अगर वैल्यू रखते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन नॉट बी की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। पी ए की वैल्यू आ गया आपका 0.6
एंड पी ए इंटरसेक्शन बी का आपकी वैल्यू गिवन है 0.2। इसको माइनस करोगे तो 0.6 माइनस 0.2 0.4, ये आपका हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन नॉट बी। ठीक है, तो ये आपका बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन क्या होगा गिवन है इसमें, ऑप्शन में देखोगे आप लोग तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां आप लोग देखोगे सपोज सेविंग फंक्शन एस इज गिवन एट -5 प्लस 0.3 yes is given at -5 plus 0.3 क्यूब। फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द, मान लीजिए बचत फलन सेविंग फंक्शन दिया है -5 प्लस 0.3 क्यूब, तो नीचे सही उत्तर क्या है? ये क्यू जो है आपका जो है, ये आपका जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चेंज क्यू जो है इनकम है आपका। ठीक है, y इक्वल टू आप लोग जानते हो y इज इक्वल टू सी प्लस एस। y इज इक्वल टू सी प्लस एस। यहां आप लोग ऑप्शंस में देखोगे तो एपीसी एमपीसी पूछा है। एपीसी एमपीसी कौन ग्रेटर है या इक्वल है या लेस देन है या ग्रेटर देन है? तो यहां पे आप लोग जानते हो कि एपीसी क्या होता है, सी बाई क्यू। ठीक है, एमपीसी क्या होता है, डी बाई डी क्यू। सी कंजम्पशन को अगर डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा एमपीसी आ जाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ जाता है। ठीक है, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं आउटपुट के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, एपीसी निकालेंगे। y इक्वल टू सी प्लस एस, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि क्यू के रिस्पेक्ट में दिया गया है, इनकम है, तो यहाँ पे इनकम को आप लोग क्या ले लो, क्यू ले लो या फिर y ले लो। ठीक है, इसको हम लोग क्यू लेके करते हैं, y इक्वल y को हम लोग क्या ले लेते हैं, क्यू इज इक्वल टू C प्लस एस। सी गिवन, सी नहीं गिवन है, C प्लस एस गिवन है, ये आपका है -5 प्लस 0.3 क्यूब। ठीक है, C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, Q माइनस -5 प्लस 0.3 क्यूब। ठीक है, इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो माइनस क्यू और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, +5, और ये क्या हो जाएगा -0.3 क्यूब। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा क्यू माइनस 0.3, मतलब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0.7 क्यू और +5, ये आपका आ गया क्या, सी आ गया, कंजम्पशन आ गया। ठीक है, तो एपीसी क्या होता है, सी बाई क्यू होता है। एपीसी इज इक्वल टू सी बाई क्यू। सी आपका आ गया 0.7 क्यू +5, इसको हम लोग क्यू से जब डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.7 प्लस 5 बाई क्यू। ठीक है, एमपीसी क्या होता है, एमपीसी जो होता है, एमपीसी इक्वल टू डी बाई डी क्यू सी। यहाँ पे आप लोग देखो फार्मूला लिखा गया है। अब इसको आउटपुट के रिस्पेक्ट में या क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा एमपीसी आ जाएगा। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बचेगा 0.7 और ये आपका जो कांस्टेंट टर्म है या ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एमपीसी आपकी कितनी हो जाएगी, 0.7, और यहां पे देखो एपीसी में 0.7 प्लस है। यहां पे आप लोग देखोगे जो आपका एपीसी है, एपीसी इक्वल टू 0.7 प्लस 5 बाई क्यू है, इसमें एडिशनल है। ठीक है, प्लस है, ये पॉजिटिव टर्म है और एडिशनल है, तो एमपीसी में प्लस ऐड करके कुछ कांस्टेंट कुछ टर्म है
तो एपीसी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शंस में यहाँ पे एपीसी एमपीसी से ग्रेटर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट, एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी, यहाँ पे आप लोग देख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। सबसे पहले से सबके बाद के क्रम में इनको कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, जो थ्योरीज दी हुई है। पैटिंकिन रियल बैलेंस इफेक्ट कब आया था, डॉन पैटिंकिन ने रियल बैलेंस इफेक्ट को जो है 1948 में दिया हुआ था। ठीक है, रिफॉर्मुलेटेड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कब आया था, रिफॉर्मुलेट किया गया था। ठीक है, तो रिफॉर्मुलेट इसको जब किया गया था तो ये 1956 में दिया था मिल्टन फ्रीडमैन ने। ठीक है, बॉमल्स थ्योरी ऑफ मनी कब आई थी, ये आपका आई थी 1952 में आया हुआ था, बॉमल्स का थ्योरी ऑफ मनी। कैश बैलेंस अप्रोच, फिशर का कैश बैलेंस अप्रोच जो है कब आया हुआ था, फिशर्स का कैश बैलेंस अप्रोच आप लोग देखोगे तो 1911 में 1911 में ये आया हुआ था। कैश बैलेंस अप्रोच आपका जो है किसका, पीगू का है, ये कब आई थी 1917 में आई हुई थी। तो इस ऑर्डर में आप लोग अरेंज करोगे तो सबसे पहले कौन सा आया था, सबसे पहले आप लोग देखोगे सबसे पहले आपका आ जाएगा फिशर्स का कैश बैलेंस अप्रोच। फिशर का कौन सा है, डी है, डी के बाद कौन सा है, डी के बाद है आपका ई के बाद कौन सा है आपका ए के बाद कौन सा आएगा, बी रिफॉर्मुलेटेड, ए के बाद आएगा आपका सी बॉमल्स थ्योरी ऑफ मनी, फिर सबसे लास्ट में आएगा रिफॉर्मुलेटेड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, रिफॉर्मुलेटेड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये आएगा 1956, तो ये सबसे लास्ट में आएगा बी। तो DEA इसमें आप लोग देखोगे इसमें ऑप्शंस को आप लोग देखोगे, ऑप्शंस कुछ यहां गड़बड़ हो रहा है। DE ये पैटिंकिन रियल बैलेंस इफेक्ट 1948, रिफॉर्मुलेटेड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है आपका कब आया था, आपके ऑप्शन नंबर ए जब आप एलिमिनेशन लगाओगे तो सबसे पहले कैश बैलेंस अप्रोच आ जाएगा 1911 में। ठीक है, यहां पे आप लोग जब वो लगाओगे एलिमिनेशन मेथड लगाओगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट, सबसे पहले के सबसे बाद वाले क्रम में इसको हम लोगों को क्या करना है, अरेंज करना है। तो यहां पे आप लोग देखोगे सबसे पहले आपका हो जाएगा कैश बैलेंस अप्रोच। कैश बैलेंस अप्रोच के आंसर फिशर का कैश बैलेंस अप्रोच 1911 में आया था। ठीक है, ये आपके आ जाएंगे पहले नंबर पे। डी एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट हो जाएगा सही। ठीक है, दूसरे नंबर पे पीगू का कैश बैलेंस अप्रोच आ जाएगा। पीगू कैश बैलेंस अप्रोच 1917 में आया था। ठीक है, तो ई आ गया। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा यहां पे आप लोग देखोगे
इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है आपका कैश बैलेंस अप्रोच, कैश बैलेंस, कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच, कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच। सबसे पहले आपका फिशर का आया था डी डी डी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? वन होना चाहिए, वन है। ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ पे इसके ईयर्स में। पैटिंकिन का रियल बैलेंस सबसे पहले डी आया, कैश बैलेंस अप्रोच, फिर कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच आपका आया, फिशर का कैश बैलेंस अप्रोच, पीहू का 1917, फिर आपका आ जाएगा बी रिफॉर्मुलेटेड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, सबसे लास्ट में आपका एक पैटिंकिन का रियल बैलेंस इफेक्ट है। ये कुछ इसकी ईयर में आप लोग देख सकते हो, ईयर्स में कुछ यहाँ पे मिसिंग है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ये ईयर आप लोग चेक कर सकते हो, इसको जो है कमेंट्स में इसका ईयर वाइज डेट ईयर का बता दिया जाएगा। आप लोग देखोगे यहाँ पे ये 1948 है, पैटिंकिन रियल बैलेंस इफेक्ट जो है आपका आया हुआ था, पैटिंकिन रियल बैलेंस इफेक्ट सबसे लास्ट में आपका पैटिंकिन का रियल बैलेंस इफेक्ट ही आएगा, ये आएगा 1956। ठीक है, रिफॉर्मुलेटेड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है आपका आ जाएगा 1952, एंड बॉमल्स क्वांटिटी बॉमल्स थ्योरी ऑफ मनी ये आ जाएगा आपका 1948। इसको आप लोग सही कर लो थोड़ा, ये हो जाएगा आपका 1956 और ये आपका हो जाएगा फॉर्मुलेटेड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बॉमल्स का ये हो जाएगा 1940 आपका 8, ये हो जाएगा आपका 1952। ठीक है, तो इसको आप लोग चेक कर सकते हो। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले कैश बैलेंस अप्रोच आपका जो है फिशर्स का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी 1911 में आई थी, डी। फिर आपका दूसरे नंबर पे कैश बैलेंस अप्रोच पीहू का है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ई। फिर इसके बाद जो है आपका रिफॉर्मुलेटेड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये आ जाएगा बी। फिर आपके आ जाएंगे सी बॉमल्स थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, फिर सबसे लास्ट में पैटिंकिन रियल बैलेंस इफेक्ट ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहां आप लोग देखोगे Q इक्वल टू 20 बाई पी, Q इज गिवन 20 बाई पी एंड P इज इक्वल टू आर लेस देन 10, MC इक्वल टू गिवन है 1, देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी विल बी। ये होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो होता है MR इक्वल टू MC होता है। ठीक है, MC इक्वल टू P। ठीक है, फॉर परफेक्ट कंपटीशन में आप लोग देखे होंगे P इक्वल टू MR होता है। ठीक है, फॉर परफेक्ट कंपटीशन के केस में हम लोग देखते हैं जो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है परफेक्ट कंपटीशन में P इक्वल टू MR होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे P इक्वल टू MC है, यहाँ पे अगर वैल्यू रखोगे आप लोग Q इज इक्वल टू 20 बाई P, P इज गिवन P इक्वल टू MC, MR इक्वल टू MC इक्वल टू P। अगर P की वैल्यू आप लोग MC 1 रखोगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा 20 एंड P इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। लेकिन ऐसा ऑप्शंस में कोई है ही नहीं, आप लोग देखोगे कोई ऑप्शंस में है नहीं। ठीक है, तो P की जो है हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? इक्विवेलेंट टू 10 या लेस देन 10 होना चाहिए। हाईएस्ट वैल्यू इक्वल टू 10 के इक्वल भी है, तो 10 अगर आप लोग रखोगे तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 एंड P की वैल्यू आपकी आ जाएगी, Q की वैल्यू यहां पर रखोगे Q इक्वल टू 20 बाई P, P की वैल्यू अगर आप लोग 10 रखोगे 20 बाई 10 तो Q की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी? 2 एंड P की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका? थर्ड है। ठीक है, थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। प्राइस इक्वल टू और लेस देन 10 होना चाहिए। ठीक है, तो 10 के इक्विवेलेंट रखोगे, यहां पे दिया है आप लोग देखोगे इक्वल टू और लेस देन 10।
जब आप लोग देखोगे ऑप्शंस में, जब लेस देन ये किया आप लोगों ने, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन ये होता है हमारा इक्वल टू एमसी होता है, एमसी इज इक्वल टू पी, पी इक्वल टू एम आर फॉर द परफेक्ट कंपटीशन। बट यहाँ पे आप लोग जब वैल्यू रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, कोई ऑप्शंस नहीं आएगा, क्यू इक्वल टू 20, पी इक्वल टू 1 कोई नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू पी का जब रखोगे 10 है, तो आप लोग देखोगे क्यू की वैल्यू 2 एंड पी की वैल्यू 10, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है फॉर द डिमांड फंक्शन गुड एक्स क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू द फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एंड एम, देन द सम ऑफ ओन प्राइस इलास्टिसिटी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी डिमांड विल बी इक्वल टू द जीरो। क्या होगा, जीरो होगा। इसको आप लोग नोट कर सकते हो, द सम ऑफ द ओन प्राइस इलास्टिसिटी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी of the demand always zero. This is the because of the total effect of changes in the price and income on the quantity demand must sum to the zero, ठीक है। ये आप लोग देखोगे, ये क्वेश्चंस आप लोग का रिपीटेड है, ये आप लोग देखोगे सेकंड या थर्ड पार्ट में हम लोगों ने ये किया हुआ है, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये क्या होगा, इसका समेशन जो है ये कह रहा है क्यू डी इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एंड एम, ये क्या होगा, सम मस्ट बी इक्वल टू जीरो, पी एक्स पी वाई प्लस एम इक्वल टू जीरो। ये आप लोग देखोगे सेकंड या थर्ड पार्ट में हम लोगों ने किया, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसीलिए इसका क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, व्हिच अमंग द फॉलोइंग अटेम्प्ट टू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज, निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देशों के बीच में आर्थिक एकीकरण का प्रयास है। यहाँ पे देखोगे सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट ये है, यस। द कैरिबियन फ्री ट्रेड मार्केट, यस। ये आप लोग देखोगे लाफ्टा, लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये भी है। तो ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट ग्लोबल मेजरमेंट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन। जो आप लोग देखोगे लेटेस्ट जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के लिए जो रुपीज या डॉलर डिटरमाइन किया गया है, 2.15 डॉलर अ डे, जो कि आप लोग देखोगे ये थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट, 2.15 डॉलर है अ डे होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, The international extreme poverty line is set at 2.15 per person per day using 2.17 prices. This means that anyone living on the less than 2.15 dollar per day is in the extreme poverty. अगर कोई भी व्यक्ति 2.15 डॉलर से प्रतिदिन का खर्चा, उसका इनकम जो है कम है, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन में लाई करता है। ऑलमोस्ट 700 पीपुल, अगर करंट कंडीशन पोजीशन की बात देखा जाए, सिनेरियो देखोगे आप लोग वर्तमान में क्या परिदृश्य है, तो उसमें आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट 700 मिलियन पीपुल ग्लोबली लिविंग इन द एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन इन 2024। अभी लेटेस्ट ये डेटा है, इसको आप लोग देख सकते हो। इसमें जो है 700, अगर 2.15 डॉलर पर डे आपका जो है आपका एक्सपेंडिचर है, आपका इनकम उससे कम है, तो आप जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन में लाई करते हो। तो इसमें अगर देखा जाए तो करंट अगर सिनेरियो आप लोग देखोगे तो 700 मिलियन जो है, 700 मिलियन जो है लाई कर रहे हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन में, ठीक है। ये आप इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल वैल्यूएशन थ्योरी ऑफ ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू द फ्यूचर यूज वैल्यू, रिक्वेस्ट वैल्यू, विकेरियस वैल्यू। यस, इट इज राइट, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। According to the environmental valuation theory, option value is equal to the future use value, bequest value, vicarious value. Yes, right. Adverse selection leads to the market failure. Adverse selection leads to the market failure. Yes, it is also right. Contingent valuation method is a type of cost benefit analysis. No. It is a stated preference method. ठीक है, टू वैल्यूइंग
ये क्या है, स्टेटेड प्रेफरेंस मेथड है टू वैल्यू, उसको वैल्यू डिटरमाइन करता है, ना कि ये कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड, ये टाइप ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए नहीं है, ठीक है। स्टेटेड प्रेफरेंस मेथड होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। पब्लिक गुड इज ए कॉमन गुड हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, नो। पब्लिक गुड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप लोग देखोगे फर्स्ट या सेकंड पार्ट में इसको भी हम लोगों ने किया है। क्या होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल। पब्लिक गुड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरी, जीरो मार्जिनल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये होता है पब्लिक गुड। लेकिन यहां कह रहा है पब्लिक गुड एंड कॉमन गुड। कॉमन गुड में आप लोग देखोगे कॉमन गुड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल बट राइवलरी होते हैं। राइवलरी मतलब आप लोग इसका एग्जांपल अगर ले लिया जाए तो आप लोग देखोगे नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरी का मतलब हो गया, आप लोग देखोगे ग्रेजिंग लैंड हो गया, मतलब चारागाह जहां होता है, जहां पे जो आपके मवेशी चरने जाते हैं, अगर एक लैंड है, ग्रास लैंड है, वहां पे उस सबके लिए, सब आपके सबके पास एक एक मवेशी है, जानवर है, मान लीजिए गाय है, भैंस है, तो सबके लिए सेम अमाउंट पे उसकी अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। उसी तरीके से फिशरीज हो गया, अगर किसी ओशन में या किसी पॉन्ड में फिश है, मछलियां हैं, तो आप अगर जाते हो उसका यूज करते हो, उसको मछली को पकड़ते हो, तो सबके लिए सेम अमाउंट में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। इसलिए नॉन एक्सक्लूडेबल बट राइवलरी, राइवलरी बताता है अवेलेबिलिटी सबके लिए इक्वल नहीं होगी। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब किसी को उसकी कंजम्पशन करने से रोका नहीं जा सकता है। तो कॉमन गुड में भी हो जाता है कि अगर ओशन में, महासागर में, समुद्र में मछलियां हैं तो आप जाकर पकड़ सकते हो, नॉन एक्सक्लूडेबल। बट राइवलरी होता है, मतलब अगर समुद्र में 100 मछलियां हैं एक इंडिविजुअल के लिए, अगर उसमें से किसी ने 2 या 3 निकाल लेता है कोई इंडिविजुअल, तो दूसरे के लिए 97 अवेलेबल होगा, वो 97 से ले सकता है, तीसरे के लिए और कम हो सकता है, ठीक है। तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल बट राइवलरी मतलब सेम अमाउंट में अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, दूसरे इंडिविजुअल के लिए, तीसरे के लिए, या फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी है, ठीक है। तो इसमें ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यही कह रहा है पब्लिक गुड एंड कॉमन गुड हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये नहीं होगा, ठीक है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं। तो आपके जो है थर्ड भी रॉन्ग है, फोर्थ भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ए क्रिटेरियन कॉस्ट बेट एनालिसिस, यस इट इज राइट। तो आपके जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है क्राइटेरियन फॉर द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए होता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो क्राइटेरियन नहीं, द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये भी आपका सही है। तो आपके कौन से ए बी एंड ई सही हो गया, ए बी ई कौन सा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये इसका ट्रांसलेशन है हिंदी में, आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 90, आप लोग देखोगे ड्यूरिंग हाउ मेनी फर्स्ट कंप्लीटेड डे ऑफ लाइफ डेथ ऑफ ए बेबी इज डिफाइंड एज ए नियोनेटल डेथ। नियोनेटल डेथ में आप लोग देखोगे इसमें होता है फर्स्ट 28 कंप्लीटेड डेज ऑफ लाइफ, मतलब जन्म के 28 दिन, प्रथम 28 पूर्ण दिन में अगर कोई बच्चा जो था बर्थ के, अगर 28 दिन के अंदर जो होता है मर जाता है, तो उसको बोलते हैं नियोनेटल डेथ। थोड़ा सा हम लोग इसको, इसके बारे में जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नियोनेटल
ये आप लोग देखोगे कंसेप्ट है आपके पास नियोनेटल, न्यूनेटल, पोस्ट नेटल, इन्फेंट, पेरीनेटल एंड फेटल। ये डेथ होता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि मान लो अगर एग्जाम में आप लोग किसी एग्जाम में पूछे तो आप लोग उसको सही कर ले जाओ। न्यूनेटल डेथ में क्या होता है, इसमें जो आप लोग जैसा कि अभी ऑप्शंस में देखे हो कि 28 डेज, कोई बच्चा जो है जन्म लेता है तो 28 डेज के अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका अगर डेथ 28 डेज तक हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, जन्म लेने के 28 डेज के बीच में हो जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूनेटल डेथ। पोस्ट पोस्ट जो नेटल डेथ होता है इसमें 29 डेज टू 1 ईयर। ठीक है। इन्फेंट में भी क्या होता है 0 to 12 मंथ, 12 मंथ्स के बीच में कोई बच्चा जो है पहले महीने से लेके 12वें महीने के बीच में एक्सपायर कर जाता है तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी। ठीक है। पेरीनेटल क्या होता है, इसमें जो होता है आपका 28 वीक, ये 28 वीक, 28 वीक है, 28 वीक टू 7 डेज ऑफ बर्थ। मतलब कोई बच्चा जो है प्रेगनेंसी के दौरान के 28वें सप्ताह से अगर जन्म लेने के 7 दिन के बीच में मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरीनेटल। ठीक है। गर्भधारण के 28वें सप्ताह से लेके अगर 7 दिन तक, उसके पैदा होने पर बर्थ लेने के 7 दिन तक के बीच में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरीनेटल। और ये होता है फेटल। ट्वेंटी एट वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब गर्भधारण के 28 वीक के अंदर अगर एक्सपायर हो जाता है बच्चा, डेथ हो जाती है उसकी, प्रेगनेंसी की 28 वीक के बीच, 28 वीक मतलब आप लोग जोड़ लोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 190, मतलब इसमें मान लोगे 6 to 7 मंथ। ठीक है। तो अगर इसमें इसकी एक्सपायरी हो जाती है, उसकी कैजुअलिटी हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं फेटल। ठीक है। तो ये कंसेप्ट है नियोनेटल, पोस्ट नेटल, इन्फेंट, पेरीनेटल एंड आपका फेटल, ये इसमें होता है। न्यूनेटल में आप लोग देखोगे 28 डेज में बर्थ की एक्सपायरी हो जाती है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, कैजुअलिटी हो जाती है तो उसको न्यूनेटल बोलते हैं। पोस्ट नेटल में 29 डेज टू 1 ईयर के बीच में होता है। इन्फेंट में 0 to 12 मंथ्स के बीच में होता है। पेरीनेटल में 28 वीक्स टू 7 डेज ऑफ बर्थ, गर्भधारण के 28वें सप्ताह से लेकर 7 दिन तक, पैदा होने के 7 दिन तक अगर बच्चा एक्सपायर कर जाता है उसके बीच में तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरीनेटल। इसके बहुत से रीजंस, कॉजेज हो सकते हैं, जो माता का प्रॉब्लम, ठीक है, उसमें हो सकता है, मैटरनल प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है।
तो उसमें मैटरनल मोर्टालिटी के केसेस भी आते हैं, आप लोग देखते हो। तो ये फेटल भी है, इसमें 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भधारण के 28 दिन के बीच में अगर वुमेन का जो है उसमें कोई बच्चा उसकी एक्सपायरी हो जाती है, डेथ हो जाती है, कैजुअलिटी हो जाती है, तो उसको हम लोग फेटल बोलते हैं, मतलब 6 to 7 मंथ के बीच में, ठीक है, प्रेगनेंसी के 6 to 7 मंथ के बीच में, तो उसको हम लोग फेटर बोलते हैं। तो ये सब कंसेप्ट हैं, आप लोग जो पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो उसमें ये सब कंसेप्ट की यूज आता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को एक समराइज कर दिया उस कंसेप्ट को। और बाकी हम लोगों ने इस तरीके से एनटीए नेट अगस्त वाले पेपर को हम लोगों ने कंप्लीट 90 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, क्योंकि 10 क्वेश्चंस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं, उन 10 क्वेश्चंस को हम लोग करने नहीं जा रहे हैं। और बहुत जल्द हम लोग जो जून में पेपर एनटीए नेट वाली कैंसिल हो गई थी, उस पेपर को भी हम लोग एक्सप्लेनेशन एंड सोल्यूशन के साथ बहुत जल्द आप लोगों को इकोनॉमिक इक्वलाइजर पे 3-4 पार्ट्स में आप लोगों को कंप्लीट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और बाकी आप लोग जो है पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग एनटीए नेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी लेक्चरर के लिए पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पेड बैचेस कंटिन्यू है, चल रहे हैं एनटीए नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीजीटी लेक्चरर के लिए, जिसमें हम लोग यूपीएचसीएससी और यूपी के लिए अगर देखा जाए तो यूपीएचसीएससी और यूपी पीजीटी पे फोकस किए हुए हैं। और बाकी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके देखा जाए, यूपी पीजीटी का आप लोगों का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है। यूपीएचसीएससी के लिए भी हम लोग फर्स्ट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग बिना देर के जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए आप लोग इस नंबर पे, जो नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पे आप लोग कॉल कर सकते हो, कॉल करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी किसी भी एग्जाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट लेवल के मॉक टेस्ट भी हैं, इकोनॉमिक इक्वलाइजर का पेड मॉक टेस्ट भी है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मॉक टेस्ट से भी जुड़ सकते हो। और बाकी अगर आप लोग पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। और आप लोग जो है जब वीडियो लेक्चर्स को देखते हो तो आप लोग इकोनॉमिक एस्पिरेंट को शेयर भी कर सकते हो, और आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक भी क्या करो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।